जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। यह 1857 के विद्रोह की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हमने इस विद्रोह का कारण, विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है और विद्रोह का प्रसार कैसे शुरू होता है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, यानी 1857 के विद्रोह का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आपने पिछले क्लास में देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसियों की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से भारतीय पूरी तरह से असंतुष्ट थे, पूरी तरह से आक्रोशित थे। उनमें पहले से गुस्सा व्याप्त था, जिसके वजह से 1857 का विद्रोह होता है। लेकिन इस 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण होता है वो गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों की खबर होती है। इसी गाय और सूअर के चर्बी लगे कारतूसों की खबर की वजह से इस 1857 के विद्रोह की तुरंत ही शुरुआत हो जाती है। और इस 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो होती है वो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। पिछले क्लास में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत मानी जाती है वो 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जबकि इस 1857 के विद्रोह की जो पहली घटना होती है वो 23 जनवरी 1857 को डमडम छावनी में होती है, क्योंकि डमडम छावनी में सबसे पहले गाय और सूअर के चर्बी लगे कारतूसों की खबर फैलती है। लेकिन इस विद्रोह को वहीं पे दबा दिया जाता है। इसके बाद बहरामपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में ये सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन इन सारे विद्रोहों का वहीं पे दमन कर दिया जाता है। लेकिन ये जो 10 मई डेट मानी जाती है 1857 के विद्रोह की शुरू होने की, क्योंकि इस 10 मई 1857 को विद्रोह संगठित रूप ले लेता है, इस विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए 10 मई 1857 को मेरठ से, चूंकि मेरठ छावनी के जो सैनिक थे 10 मई 1857 ईस्वी को संगठित हो जाते हैं और संगठित रूप से 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। और इसी 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के सैनिकों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया और सैनिकों ने दिल्ली पहुंच के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी उन्हीं को कहा जाता है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को अपना अखिल भारतीय नेता चुनते हैं। और विद्रोही सैनिकों का साथ देने के लिए अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा सभी भारतीय राजाओं को खत लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। लेकिन सभी भारतीय राजा इस 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हो पाते और इसी के साथ 1857 के विद्रोह का प्रारंभ व्यापक तौर पे शुरू हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिहार, ग्वालियर, झांसी, ये सब प्रमुख केंद्र होते हैं 1857 के विद्रोह के। तो आप देखेंगे दिल्ली एक प्रमुख केंद्र था 1857 के विद्रोह का, और दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जनरल बख्त खां, नाम याद रखेंगे, जनरल बख्त खां के द्वारा दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में जनरल बख्त खां के नेतृत्व में किया जाता है। और ये जो जनरल बख्त खां होते हैं ये विद्रोह के संचालन के लिए गठित किए गए सैनिक बोर्ड के प्रमुख रहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के लिए गठित किए गए सैनिक बोर्ड के प्रमुख कौन थे, तो क्या बताएंगे? जनरल बख्त खान। नाम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इनके नाम में कि जनरल लगा है तो ऐसा लगता है कि ये कभी विद्रोह का संचालन ही नहीं कर सकते, ये तो अंग्रेज दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जनरल बख्त खां दिल्ली में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करते हैं, विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, और इन्हीं जनरल बख्त खां को विद्रोह के संचालन के लिए गठित किए गए सैनिक बोर्ड का प्रमुख भी बनाया जाता है, जनरल बख्त खां को। और इस 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में बारूद खाने के प्रमुख अधिकारी लेफ्टिनेंट बिलोबी थे। नाम याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट बिलोबी दिल्ली में बारूद खाने के प्रमुख अधिकारी थे। और ये लेफ्टिनेंट बिलोबी विद्रोही सैनिकों को रोकने में असफल हो जाते हैं। ये रोकने का प्रयास करते हैं, विद्रोह का दमन करने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में सबसे पहले लेफ्टिनेंट बिलोबी प्रयास करता है विद्रोह का दमन करने का, लेकिन लेफ्टिनेंट बिलोबी विद्रोह को रोक पाने में असफल रहता है। इसके बाद कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में
54वीं बटालियन को लगाया जाता है दिल्ली के विद्रोह का दमन करने के लिए, दिल्ली के विद्रोह को रोकने के लिए। लेकिन कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में ये जो 54वीं बटालियन लगाई जाती है, ये भी विद्रोह को रोक पाने में असफल रहती है, ये बटालियन भी, और कैप्टन निकलसन की विद्रोही सैनिकों द्वारा हत्या कर दी जाती है। विद्रोही सैनिकों द्वारा कैप्टन निकलसन को मार दिया जाता है। तो आप देखेंगे कैप्टन निकलसन भी असफल रह जाते हैं और लेफ्टिनेंट विलोबी भी विद्रोह को नहीं रोक पाते। लेकिन दिल्ली में जो विद्रोह का दमन किया जाता है वो पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा दिल्ली में विद्रोह का दमन किया जाता है। और दिल्ली में विद्रोह का दमन 20 सितंबर 1857 को किया जाता है। और जो शुरुआत दिल्ली में होती है वो कब माना जाता है, वो 10 मई को ही दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है, चूंकि संगठित विद्रोह की शुरुआत उसी समय पे हो जाती है। जब विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं उसी समय दिल्ली के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि विद्रोही नेता दिल्ली में कौन थे, विद्रोह का नेतृत्व कौन, जनरल बख्त खां ने किया था। और विद्रोह का दमन किसने किया था, तो पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस ने विद्रोह का दमन दिल्ली में किया था। किसने, जॉन लॉरेंस ने किया था, वो भी सिख रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा दमन किया था। इसमें सिख रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे इस विद्रोह के दमन करने में। और दिल्ली में विद्रोह का दमन 20 सितंबर 1857 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे अंग्रेज मेजर हडसन के द्वारा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा राजा सुल्तान और मिर्जा मुगल, 2 पुत्र कौन कौन, मिर्जा राजा सुल्तान और मिर्जा मुगल के साथ साथ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के एक पोते अबू बकर, नाम तीनों का याद रखिएगा, पोता का नाम क्या था, अबू बकर, और 2 पुत्र कौन थे, मिर्जा राजा सुल्तान और मिर्जा मुगल। ये बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र थे और एक पोता अबू बकर की हत्या अंग्रेज अधिकारी था मेजर हडसन, इसने गोली मार के इन तीनों की हत्या कर दी थी इसी 1857 के विद्रोह के दौरान। और इसी 1857 के विद्रोह के दौरान जब इनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों और एक पोते की हत्या कर दी जाती है, इस समय बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाके छिप जाते हैं और हुमायूं के मकबरे से निकाल के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बजबज बंदरगाह के रास्ते होते हुए रंगून भेज दिया जाता है। नाम याद रखेंगे, रंगून भेजा जाता है। किस स्थान पे बहादुर शाह जफर को भेजा जाता है, तो रंगून जेल भेज दिया जाता है, वो भी बजबज बंदरगाह के रास्ते होते हुए। और ये छुपे कहाँ पे रहते हैं, हुमायूं के मकबरे में छुपे रहते हैं। और जब इनको रंगून जेल भेजा जाता है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से निकाल के बजबज बंदरगाह के रास्ते होते हुए रंगून भेजा जाता है, तो वहीं रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो रंगून में है। तो इसको आप भूलेंगे नहीं कि क्यों रंगून में है बहादुर शाह जफर का मकबरा, चूंकि ये 1857 के विद्रोह के दौरान हुमायूं के मकबरे में डर की वजह से छिप जाते हैं और इनको निकाल के रंगून भेजा गया रहता है, रंगून जेल में, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रंगून में ही बहादुर शाह जफर का मकबरा बना दिया गया, वहीं पे इनको दफना दिया गया था। ठीक, और हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर के छुपे होने की जो जानकारी दी गई थी, ये बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल से कैनिंग ने प्राप्त की थी। लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल से बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की जानकारी प्राप्त की थी, जिसके वजह से इनको पकड़ा गया था। और बहादुर शाह जफर के एक संबंधी थे इलाही बख्श, इस इलाही बख्श ने भी कुछ गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को दी थी, महत्वपूर्ण सूचनाएं अंग्रेजों को दी थी, जिसके वजह से अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा जाता है और उनको रंगून भेज दिया जाता है। तो इस दिल्ली के विद्रोह से संबंधित इन सभी तथ्यों को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रमुख केंद्र था वो था लखनऊ। लखनऊ में जो संगठित विद्रोह का प्रारंभ होता है वो 4 जून 1857 को संगठित विद्रोह का प्रारंभ लखनऊ में होता है। और लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ की विद्रोही नेता बेगम हजरत महल ने
अपने पुत्र बिरजीस कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित करके किया था। नाम याद रखेंगे, लखनऊ के विद्रोही नेता कौन थी? बेगम हजरत महल थी लखनऊ की विद्रोही नेता, और ये बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजीस कद्र, बेगम ने अपने पुत्र बिरजीस कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी, विद्रोह का प्रारंभ किया था। 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ के विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है, चूंकि ये लखनऊ में संगठित रूप 4 जून 1857 को लेता है यह विद्रोह। और लखनऊ के विद्रोहियों की मदद फैजाबाद के विद्रोही नेता मौलवी फैजा अहमद, याद रखेंगे ये मौलवी फैजा अहमद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चूंकि ये रुहेलखंड क्षेत्र में फैजाबाद आता है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है, और रुहेलखंड का ही एक छोटा सा भाग है फैजाबाद। तो फैजाबाद के विद्रोही नेता मौलवी फैजा अहमद थे, जिन्होंने लखनऊ के विद्रोही नेता बेगम हजरत महल की मदद की थी, और बेगम हजरत महल की मदद बरेली के विद्रोहियों द्वारा भी की जा रही थी, यानी बरेली से भी गुप्त रूप से मदद की जा रही थी बेगम हजरत महल की। तो याद रखेंगे, बेगम हजरत महल के जो प्रमुख सहयोगी थे वो कौन थे? मौलवी फैजा अहमद थे। इन्होंने बेगम हजरत महल की मदद की थी, लखनऊ के विद्रोह में मदद किए थे ये बेगम हजरत महल की, और बरेली से भी गोपनीय सहायता बेगम हजरत महल को मिल रही थी। और लखनऊ के विद्रोह का दमन करने का प्रयास जनरल हैवलाक और हेनरी लॉरेंस ने किया था। जनरल हैवलाक और हेनरी लॉरेंस के द्वारा लखनऊ के विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये दोनों लोग इस विद्रोह को रोक पाने में असफल रहते हैं। और जो ये हेनरी लॉरेंस रहते हैं, बम फटने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। हेनरी लॉरेंस जो होता है, बम फटने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, और हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलाक ये दोनों लखनऊ के विद्रोह का दमन कर पाने में पूरी तरह से असफल रहते हैं। लेकिन जो अंतिम प्रयास किया जाता है लखनऊ के विद्रोह का दमन करने का, तो देखेंगे कॉलिन कैंपबेल, नाम है कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोह का दमन करने का अंतिम प्रयास किया, और कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लखनऊ के विद्रोह का दमन मार्च 1858 में किया, यानी मार्च 1858 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किया गया, और लखनऊ को विद्रोही सैनिकों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया। याद रखेंगे, 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई, और यहाँ पे मार्च 1858 में लखनऊ को विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त कराया गया, यानी विद्रोह का दमन किया गया। कब? मार्च 1858 ईस्वी को। और लखनऊ के विद्रोह का दमन करने में नेपाल की गोरखा सेना के नायक जंग बहादुर ने अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग किया था। अंग्रेजों को सहयोग कौन किया था? नेपाल की गोरखा सेना के नायक थे जंग बहादुर। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जंग बहादुर ने किसकी मदद की थी, कहाँ के विद्रोह का दमन करने में जंग बहादुर ने मदद की थी? तो याद रखेंगे, लखनऊ के विद्रोह का दमन करने में नेपाल की गोरखा सेना के नायक थे जंग बहादुर, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, जिसके वजह से लखनऊ के विद्रोह का दमन मार्च 1858 ईस्वी में कर दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कानपुर भी एक प्रमुख केंद्र रहा था 1857 के विद्रोह के दौरान। कानपुर के विद्रोह का जो प्रारंभ होता है वो 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर के विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है, और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित करके किया था। याद रखेंगे, नाना साहब जो थे, इनका पूर्व नाम ढोंडो पंत था। नाना साहब का जो पूर्व नाम था ढोंडो पंत इनका पूर्व नाम था, और नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी बाजीराव द्वितीय के द्वारा गोद लिए गए पुत्र थे नाना साहब। तो चूंकि नाना साहब की पेंशन डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत बंद कर दिया था, इसी वजह से नाना साहब कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। लेकिन जो कानपुर के विद्रोही नेता थे उनका नाम देखेंगे। कानपुर के विद्रोही नेताओं में नाना साहब के वकील या प्रधानमंत्री अजीम उल्लाह और नाना साहब के सेनापति
टीकम सिंह के साथ साथ एक अन्य विश्वास पात्र सहयोगी मराठा ब्राह्मण तात्या टोपे थे। याद रखेंगे, कानपुर में 3 विद्रोही नेता अजीम उल्ला, टीकम सिंह और तात्या टोपे, 3 ये विद्रोही नेता थे। और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित करके किया था। लेकिन जो ऑप्शन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या बताएंगे, नाना साहब बताएंगे। लेकिन ये पूछा जाए कि कानपुर के विद्रोही नेता कौन थे, तो क्या बताएंगे, अजीम उल्ला, टीकम सिंह और तात्या टोपे, ये तीनों कानपुर के विद्रोही नेता थे। और कानपुर में सैन्य कमान संभाल रहे 75 वर्षीय ह्यू व्हीलर, नाम याद रखेंगे, ह्यू व्हीलर, आधा हा है उसके बाद यू है, ह्यू व्हीलर, और इसकी हत्या विद्रोही सैनिकों के द्वारा कर दी जाती है। याद रखेंगे, कानपुर के विद्रोह का दमन करने में ह्यू व्हीलर असफल रहता है और इसकी हत्या विद्रोही सैनिकों द्वारा कर दी जाती है। और कानपुर के विद्रोह का दमन करने का प्रयास हैवलाक करता है और यहाँ भी हैवलाक असफल रहता है। इससे पहले आपने देखा कि लखनऊ के विद्रोह का दमन करने का प्रयास भी जनरल हैवलाक ने किया था और यहाँ भी वो असफल रहता है। और यहाँ पे तो असफल रहता है और पुनः कानपुर के विद्रोह का भी दमन करने का प्रयास करता है हैवलाक और यहाँ भी असफल हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि कानपुर के विद्रोह का दमन करने में भी सफलता कालिन कैंपबेल को ही मिलती है। यहाँ पे आपने देखा लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया, कालिन कैंपबेल ने किया। और इसी कालिन कैंपबेल ने कानपुर में भी विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त की। कालिन कैंपबेल ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया और 16 सितंबर 1857 ईस्वी को कानपुर के विद्रोह का दमन करते हुए कानपुर को विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया। आप याद रखेंगे नाम, कालिन कैंपबेल, इसने ही लखनऊ के विद्रोह का भी दमन किया और इसी ने कानपुर के विद्रोह का भी दमन किया। और देखेंगे कि ये कानपुर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसमें अजीजन बाई के नेतृत्व में वैश्याओं ने पुरुष वेश में विद्रोही सैनिकों का सहयोग किया था। याद फिर से रखेंगे, फिर से ध्यान देंगे, कानपुर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसमें अजीजन बाई के नेतृत्व में वैश्याओं ने पुरुष वेश में विद्रोही सैनिकों की मदद की थी, विद्रोही सैनिकों का साथ दिया था। ये एक खास पॉइंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि अजीजन बाई के नेतृत्व में वैश्याओं ने भी इस 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और विद्रोही सैनिकों का साथ दिया हुआ था अजीजन बाई के नेतृत्व में, ठीक। और इसी कानपुर के विद्रोह के दौरान सती चौरा गंगा हत्याकांड और बीबीगढ़ हत्याकांड का जिक्र मिलता है। सती चौरा गंगा हत्याकांड और बीबीगढ़ हत्याकांड नामक घटनाओं का जिक्र कानपुर के विद्रोह के दौरान मिलता है, यानी 1857 के विद्रोह के दौरान मिलता है। और नाना साहब पे इन दोनों घटनाओं का आरोप लगाया जाता है, यानी ये आरोप लगाया जाता है कि सती चौरा गंगा हत्याकांड और बीबीगढ़ हत्याकांड ये नाना साहब के द्वारा करवाया गया था। देखेंगे ये जो सती चौरा हत्याकांड था ये क्या था, इसमें कहा गया था, सती चौरा हत्याकांड में ये नाना साहब पे ये आरोप लगाया जाता है कि सती चौरा नामक गंगा के घाट पे नावों में सवार कुछ अंग्रेजों की हत्या नाना साहब के सैनिकों के द्वारा कर दी जाती है। तो सती चौरा क्या था, ये स्थान का नाम था, ये गंगा जी के घाट का नाम था। इसी सती चौरा नामक घाट पे नाव में सवार कुछ अंग्रेजों की हत्या नाना साहब के सैनिकों के द्वारा कर दी जाती है, ये नाना साहब पे आरोप लगाया जाता है। और इसी प्रकार की घटना बीबीगढ़ हत्याकांड में भी हुई रहती है। ये जो बीबीगढ़ है ये एक मकान का नाम है जिसमें कहा जाता है कि बीबीगढ़ नामक मकान में कैद किए गए अंग्रेजों की हत्या, कैद किए गए अंग्रेजों का कत्ल नाना साहब के सिपाहियों द्वारा कर दी जाती है। इन दोनों घटनाओं की जानकारी होने से नाना साहब पूरी तरह से इनकार कर देते हैं, जबकि नाना साहब के ऊपर इन दोनों घटनाओं का आरोप लगाया जाता है कि ये दोनों घटनाएं नाना साहब के द्वारा करवाई गई, उनके सैनिकों के द्वारा इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन नाना साहब ने सती चौरा हत्याकांड और बीबीगढ़ हत्याकांड की जानकारी होने से मना कर दिया। इसलिए सच्चाई क्या है ये एक विवाद का विषय है, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है
कि ये आरोप नाना साहब पे लगाया गया था। ठीक, और देखेंगे कानपुर के विद्रोह विफल होने के बाद नाना साहब, चूंकि कानपुर का विद्रोह कब विफल हो जाता है, 16 सितंबर 1857 ईस्वी को, और आप देख रहे हैं लखनऊ का विद्रोह 1858 ईस्वी तक चलता है। ठीक, तो यहाँ पे कानपुर के विद्रोह का दमन पहले कर दिया जाता है, भले ही कानपुर के विद्रोह एक दिन बाद शुरू होता है। लखनऊ में 4 जून को, यहाँ पे 5 जून को विद्रोह की शुरुआत होती है, लेकिन कानपुर के विद्रोह का दमन लखनऊ के विद्रोह से पहले हो जाता है। तो जब कानपुर के विद्रोह का दमन 16 सितंबर 1857 को कर दिया जाता है, इसके बाद नाना साहब कानपुर से लखनऊ चले जाते हैं बेगम हजरत महल के पास, और जब लखनऊ के विद्रोह का भी दमन कर दिया जाता है तो नाना साहब बेगम हजरत महल के साथ नेपाल चले जाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि सबसे पहले कानपुर के विद्रोह का दमन होता है लखनऊ से पहले, तो लखनऊ चले जाते हैं। लखनऊ में चूंकि विद्रोह चलता रहता है बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, और जब लखनऊ के भी विद्रोह का दमन कर दिया जाता है तो नाना साहब बेगम हजरत महल के साथ चले जाते हैं नेपाल। और उसके बाद नाना साहब के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती, कोई जानकारी नहीं मिलती कि नाना साहब कहाँ चले गए, क्या हो गया नाना साहब का। ठीक, और नाना साहब के जो विश्वास पात्र ब्राह्मण थे, मराठा ब्राह्मण थे, तात्या टोपे, कानपुर के विद्रोह का दमन होने के बाद झांसी चले जाते हैं। झांसी में अपने सैनिकों के साथ तात्या टोपे झांसी में अपने सैनिकों के साथ चले जाते हैं, जहां पे विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई करती रहती हैं, और रानी लक्ष्मीबाई से अपने सैनिकों के साथ तात्या टोपे मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी अपने सैनिकों के साथ तात्या टोपे से मिलती हैं, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। और तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग ये तात्या टोपे का मूल नाम था, याद रखेंगे। इनका भी मूल नाम पूछा जाता है, तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का भी पूर्व नाम पूछा जाता है, ढोंडो पंत इनका पूर्व नाम था। ठीक, इन दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम झांसी का विद्रोह, ग्वालियर का, इन सब का विद्रोह देखते हैं। 1857 के विद्रोह का जो अगला प्रमुख केंद्र था वो बिहार है। बिहार से कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और ये जो कुंवर सिंह ने थे ये जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर यानी ये आरा जिला में पड़ता है, बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया था। चूँकि ये जो कुंवर सिंह थे इनकी जमींदारी छिन गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से, जिसकी वजह से इन्होंने बिहार से 1857 के दौरान विद्रोहियों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह से पहले भी विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी, बगावत की शुरुआत हो चुकी थी पीर अली के नेतृत्व में। याद रखेंगे कुंवर सिंह से पहले पीर अली के नेतृत्व में बगावत की शुरुआत हो गई थी, लेकिन शीघ्र ही पीर अली को फांसी दे दी जाती है। और जब पीर अली को फांसी दे दी जाती है तो उसके बाद कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला, और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह को संगठित रूप मिल पाया। विद्रोह संगठित रूप से शुरू होता है, इसीलिए पूरी तरह से श्रेय जो दिया जाता है वो कुंवर सिंह को दिया जाता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए बिहार में, जबकि शुरुआत पीर अली ने की थी। इस विद्रोह का नेतृत्व शुरू में किसने किया था? पीर अली ने। लेकिन पीर अली को फांसी दिए जाने के बाद कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार में। और देखेंगे ये जो कुंवर सिंह थे इन्होंने दाना के अंग्रेज कप्तान डरबन की हत्या कर दी थी इसी विद्रोह के दौरान। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह ने अंग्रेज कप्तान डरबन की हत्या कर दी थी जो दाना के कप्तान थे। और देखेंगे ये जो कुंवर सिंह थे इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करके अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए थे अपनी इस युद्ध पद्धति के माध्यम से। तो प्रश्न जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध पद्धति के माध्यम से अंग्रेजों को परेशान किया था, किस युद्ध पद्धति के माध्यम से 1857 के विद्रोह के दौरान युद्ध किया था? तो क्या बताएंगे? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। और कुंवर सिंह ने कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के अतरौलिया
को अपना ठिकाना बनाया था। ये जो उत्तर प्रदेश में अतरौलिया पड़ता है ये आजमगढ़ जिले में पड़ता है। तो याद रखेंगे, चाहे आजमगढ़ पूछे चाहे अतरौलिया पूछे। तो कुंवर सिंह चूंकि ये बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, बिहार में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह के दौरान, लेकिन इसी विद्रोह के दौरान कुछ समय के लिए आजमगढ़ के अतरौलिया को अपना ठिकाना कुंवर सिंह ने बनाया था। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा कि कुंवर सिंह ने कुछ समय के लिए आजमगढ़ के अतरौलिया को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। और कुंवर सिंह को इसी विद्रोह के दौरान गोली लगने के कारण इनके हाथ में सेप्टिक हो गया था और कुंवर सिंह ने सेप्टिक होने के कारण अपना हाथ स्वयं ही काट के गंगा जी में फेंक दिया था। ध्यान रखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान कौन से विद्रोही नेता थे जिनके हाथ में गोली लगने के कारण सेप्टिक हो गया था और उन्होंने अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दिया था? कुंवर सिंह ये हैं। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। और देखेंगे कि कुंवर सिंह की स्वाभाविक मृत्यु होती है। अंततः कुंवर सिंह को अंग्रेज गवर्नमेंट जो होती है वो गिरफ्तार नहीं कर पाती और कुंवर सिंह की स्वाभाविक मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। इनको कभी अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे विद्रोही नेता थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने मकान पे तिरंगा झंडा फहराया था? तो वो कुंवर सिंह हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने मकान पे तिरंगा झंडा फहराया था। इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने अपने मकान पे तिरंगा झंडा फहराया था 1857 के विद्रोह के दौरान। और कुंवर सिंह के बाद उनके भाई, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की, उसके बाद कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाला, लेकिन ये विद्रोह का नेतृत्व कर पाने में असफल रहते हैं। और जब अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उसी दौरान विंसेंट आयर तथा विलियम टेलर के द्वारा बिहार के विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और बिहार को विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त करा लिया जाता है। याद रखेंगे, बिहार के विद्रोह का दमन कौन कौन किया था? विंसेंट आयर और विलियम टेलर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है कि किसने विद्रोह का दमन किया और कौन विद्रोही नेता था, किस स्थान का, यही ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जैसे मकान पे तिरंगा झंडा, ये कुछ अलग चीज़ें हैं, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने बिहार में विद्रोह का दमन किया। उसके बाद देखेंगे झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो गंगाधर राव नेवलकर की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने। ग्वालियर और झांसी दोनों जगह से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिसको झांसी की रानी आप कहते हैं। झांसी की रानी, चूंकि इन्होंने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था और जब झांसी से ये पराजित हो जाती हैं तो ग्वालियर पहुंचती हैं और ग्वालियर से भी विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। तो दोनों जगह से, झांसी और ग्वालियर दोनों जगह से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई करती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करती हैं। और रानी लक्ष्मीबाई ये किसकी पत्नी थी? गंगाधर राव नेवलकर की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए गंगाधर राव नेवलकर की ये विधवा थी। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव नेवलकर की विधवा थी। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में बनारस के भदैनी गांव में हुआ था। याद रखेंगे, वाराणसी के भदैनी गांव में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। और इनके पिता मोरोपंत तांगे थे और इनकी माता का नाम भागीरथी सापरे था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांगे और माता का नाम भागीरथी सापरे था। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली और मन मिलता है। दो नाम का जिक्र मिलता है रानी लक्ष्मीबाई का, छबीली और मन। ये दो नाम इनके बचपन के नाम थे रानी लक्ष्मीबाई के। और रानी लक्ष्मीबाई की एक हमशक्ल थी झलकारी बाई। याद रखेंगे नाम, झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई से इनकी शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती थी, ये उनकी हमशक्ल थी। और इसी का फायदा उठा के रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सहयोग किया था, काफ़ी ज़्यादा मदद की थी झलकारी बाई ने। चूँकि इनकी शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती थी तो अंग्रेज हमेशा कन्फ्यूज हो जाते थे। और रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव
को गोद लिया था। दामोदर राव इनके दत्तक पुत्र थे। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र कौन थे? दामोदर राव, यानी दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था। और गवर्नर जनरल डलहौजी की नीतियों के कारण इनके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं मिल पाती, यानी डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी थी और डलहौजी ने अन्यायपूर्ण तरीके से झांसी पे कब्जा कर लिया था। झांसी का जो क्षेत्र था उस पे कब्जा कर लिया था और इनके पुत्र को मान्यता नहीं दी थी, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई नाराज थीं और उन्होंने विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व किया और ग्वालियर का भी नेतृत्व किया। और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कर रही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज कप्तान ह्यूरोज से पराजित हो जाती हैं और ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से पराजित होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंचती हैं। कालपी होते हुए, इस स्थान का नाम याद रखेंगे, कालपी होते हुए। रानी लक्ष्मीबाई कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंचती हैं और झांसी में किससे पराजित होती हैं? ह्यूरोज से पराजित होती हैं। ह्यूरोज से पराजित होकर कालपी होते हुए ग्वालियर पहुंचती हैं अपनी सेना के साथ। और इसी कालपी में ही आप देखेंगे कि जब कानपुर के विद्रोह का दमन होता है तो तात्या टोपे झांसी की तरफ बढ़ते हैं और झांसी की तरफ जब रानी लक्ष्मीबाई के पास आते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से पराजित होकर ग्वालियर की तरफ अपनी सेना के साथ जाती रहती हैं और इधर से तात्या टोपे कानपुर से पराजित होकर अपनी सेना लेके झांसी की तरफ जाते रहते हैं और रास्ते में कालपी होते हुए चूंकि रानी लक्ष्मीबाई जाती हैं, इसी कालपी में रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना के साथ और तात्या टोपे अपनी सेना के साथ कालपी में मिलते हैं। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मुलाकात होती है और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंचती हैं और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व करती हैं और ग्वालियर में फूलबाग के निकट अंग्रेजी सेना से संघर्ष करते हुए, अंग्रेजी सेना से युद्ध करते हुए 18 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं। याद रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व करती हैं, यहाँ पे पराजित हो जाती हैं झांसी से, तो ग्वालियर पहुँचती हैं, कालपी होते हुए ग्वालियर पहुँचती हैं और कालपी में तात्या टोपे से मुलाकात होती है। उसके बाद ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए, संघर्ष करते हुए 18 जून 1858 ईस्वी को शहीद हो जाती हैं। और यहाँ के विद्रोह का दमन करने वाले, यानी ग्वालियर और झांसी के विद्रोह का दमन करने वाले ह्यूरोज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहते हैं, विद्रोहियों में यही अकेली एक मर्द थी। याद रखेंगे स्टेटमेंट, विद्रोहियों में यही अकेली एक मर्द थी। ये कौन कहता है? ये झांसी और ग्वालियर के विद्रोह का दमन करने वाले ह्यूरोज जिन्होंने झांसी और ग्वालियर के विद्रोह का दमन किया, उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा कि विद्रोहियों में यही अकेली एक मर्द थी, विद्रोहियों में यही एक अकेली मर्द थी। याद रखेंगे, ये ह्यूरोज का कथन है कि एक ही मर्द थी पूरे विद्रोहियों में। इतनी बहादुरी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था कि सबके पसीने छुड़ा दी थी। और शिवपुरी के जंगल में जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं, उसके बाद तात्या टोपे शिवपुरी के जंगलों में अपना ठिकाना बनाए रहते हैं, लेकिन धोखे से शिवपुरी के जंगलों में तात्या टोपे को मान सिंह के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया जाता है। मान सिंह ने धोखे से शिवपुरी के जंगलों में तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के बाद अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दे दी जाती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि झांसी के विद्रोह के दमन के साथ ही साथ 1857 के विद्रोह का दमन माना जाता। झांसी और ग्वालियर के विद्रोह का दमन किया जाता है झांसी और ग्वालियर में, इसीलिए कहा जाता है झांसी के विद्रोह के दमन के साथ ही 1857 के विद्रोह का दमन माना जाता है। और आप देखेंगे बनारस और इलाहाबाद भी विद्रोह के केंद्र रहे हैं। प्रमुख केंद्रों में बनारस और इलाहाबाद का भी नाम आता है। बनारस और इलाहाबाद दोनों जगह से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। बनारस और इलाहाबाद दोनों जगह से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। और बनारस और इलाहाबाद दोनों जगह से विद्रोहों का दमन
अंग्रेज जनरल नील ने किया था। याद रखेंगे, बनारस और इलाहाबाद के विद्रोह का दमन जनरल नील ने किया था और बनारस इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। याद रखेंगे, नील, इसमें भी ला आ रहा है और इसमें भी ला आ रहा है, लियाकत अली और नील, ठीक, दमन करने वाले और नेतृत्व करने वाले। और इलाहाबाद में 6वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत की थी। याद रखेंगे, इलाहाबाद में 6वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत की थी और इसी रेजिमेंट के कप्तान ब्रेजायर की हत्या भी कर दी थी। 6वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने जो बगावत की थी, इसी 6वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने कैप्टन ब्रेजायर की हत्या कर दी थी। और इलाहाबाद के जो विद्रोही सैनिक थे, उन विद्रोहियों को इलाहाबाद में चौक स्थित नीम के पेड़ पे लटका के सार्वजनिक तौर पे फांसी दे दी गई थी। याद रखेंगे कि सार्वजनिक तौर पे इलाहाबाद में चौक स्थित नीम का पेड़ आज भी अभी है। चौक में आप इलाहाबाद चले जाएंगे, इलाहाबाद में चौक का काफ़ी ज़्यादा मोटा सा सूखा सूखा सा पेड़ है, उसी में सभी विद्रोही नेताओं को फांसी दी गई थी। इलाहाबाद के जो विद्रोही नेता थे, उनको, विद्रोहियों को उसी इलाहाबाद में चौक स्थित नीम के पेड़ पे लटका के फांसी दे दी गई थी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके बाद कुछ और हैं केंद्र जिनके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान और कौन कौन से केंद्र थे और वहाँ पे किसने नेतृत्व किया। तो आप देखेंगे, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। ये जो मौलवी अहमद उल्ला थे, रुहेलखंड से जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने इस 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। इसको याद रखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी करने वाले कौन से विद्रोही नेता थे, तो क्या बताएंगे, मौलवी अहमद उल्ला विद्रोही नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। और ये कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, रुहेलखंड से कर रहे थे। और फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, अजीम उल्ला कर रहे थे। अजीम उल्ला फतेहपुर के विद्रोही नेता थे और अजीम उल्ला ने इसी 1857 के विद्रोह के दौरान झंडा गीत की रचना की थी। झंडा गीत की रचना कब की गई थी, 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी। फतेहपुर के विद्रोही नेता अजीम उल्ला के द्वारा झंडा गीत की रचना की गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। और उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया था। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, इन्होंने उड़ीसा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये लोग उड़ीसा के विद्रोही नेता थे। और असम में विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्ता और कंदर्पेश्वर ने, कंदर्पेश्वर और मनीराम दत्ता असम के विद्रोही नेता थे। और मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व कदम्ब सिंह ने किया था, जबकि कुल्लू में विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया था। और देखेंगे मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व फिराज शाह ने किया था, जबकि मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। और गोरखपुर में विद्रोह का नेतृत्व गजराज सिंह ने किया था। ये अतिरिक्त कुछ केंद्र थे, जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में हमने डिटेल में देखा। ये सब कुछ केंद्र थे। कभी कभी कूट मिलाने को दे देता है, एक तरफ विद्रोही नेताओं के नाम और एक तरफ संबंधित स्थान का नाम दे देगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो यही सबसे ज़्यादा कूट मिलाने को देता है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। आप देखेंगे, ये जब 1857 का विद्रोह होता है, उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी और जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल, महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पामस्टन थे ब्रिटेन के, ठीक। इसको हमने पिछली क्लास में बताया हुआ था। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इस चीज़ को फिर से ध्यान दे लेंगे कि विक्टोरिया क्या थी, ब्रिटेन की महारानी थी 1857 के विद्रोह के दौरान, और पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे। और ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये सिर्फ उत्तर भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाता है। अन्य क्षेत्रों के लोग, अन्य क्षेत्रों के सैनिक इस विद्रोह में सहयोग नहीं करते। और जो 3 बटालियन थी अंग्रेज़ों की, मद्रास, बम्बई और बंगाल, इन तीनों बटालियनों में सिर्फ बंगाल बटालियन के सैनिक ही विद्रोह में शामिल हुए थे। 1857 के विद्रोह में मात्र
बंगाल बटालियन के सैनिक ही शामिल हुए थे। इसको ध्यान रखेंगे, भले ही ये एक सैनिक विद्रोह का रूप धारण किया था, एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी इसको दी जाती है, लेकिन इस विद्रोह में मात्र बंगाल बटालियन के ही सैनिक शामिल हुए थे, शेष बम्बई और मद्रास बटालियन के सैनिक शामिल नहीं हुए थे। और ये जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त लोग थे, ये भी 1857 के विद्रोह में कोई भाग नहीं लेते, कोई भी स्टैंड नहीं लेते। ये लोग तटस्थ बने रहते हैं, कोई भी ना अंग्रेजों को सहयोग देते हैं, ना ही भारतीय सैनिकों को सहयोग देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस 1857 के विद्रोह में पंजाब के सिख सरदार और कश्मीर के जो गुलाब सिंह रहते हैं, ये अंग्रेजों के स्वामी भक्त बने रहते हैं। और ग्वालियर के सिंधिया के मंत्री दिनकर राव और भोपाल की बेगम और हैदराबाद के वजीर सालार जंग के साथ साथ नेपाल की गोरखा सेना के नायक जंग बहादुर, ये सारे लोग अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दे रहे थे। ये लोग अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। इन देशद्रोहियों का नाम याद रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ग्वालियर के सिंधिया दिनकर राव, भोपाल की बेगम, हैदराबाद के वजीर सालार जंग और नेपाल के गोरखा सेना के नायक थे जंग बहादुर। ये लोग अंग्रेजों का सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे थे, ये भरपूर सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों का, खुलेआम ये लोग सहयोग कर रहे थे। और पाश्चात्य जो शिक्षा प्राप्त थे वो तटस्थ बने हुए थे। ये तो थे प्रमुख केंद्रों से संबंधित तथ्य। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके आगे के पार्ट यानी विद्रोह की प्रकृति कैसे थी और इस 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या निकल के आया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम अगले पार्ट में करेंगे, यानी पार्ट 3 में करेंगे। 1857 के विद्रोह का पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें विद्रोह की प्रकृति और विद्रोह का परिणाम क्या हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।